हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्टूडेंट पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में। आज का कॉन्टेंट है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस एंड some other metallurgical operations. So let's start with this question. Which of the following reduction method is used for the extraction of sodium? ये आपके जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि रिडक्शन के लिए हम लोग अलग अलग मेटल्स की अलग प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। आई बिलीव कि आपने वो पढ़ा है और आपको याद होगा। मैंने कहा था इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन मेथड इज़ यूजफुल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। आप इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ टाइम ऑन कर देता हूँ। टेक 30 सेकेंड्स। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। कम ऑन। विद इन टाइम इंटरवल यू शुड ट्राई इट। Last 5 seconds. 3, 2, 1, time over. Okay. So मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेटल जितना ज़्यादा एक्टिव होता है उसके लिए हम लोग कार्बन रिडक्शन टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को एलिंगम डायग्राम में दिखाया था कि वैसे तो कार्बन रिडक्शन हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट फॉर वेरी एक्टिव मेटल्स we need to carry out the process at a very high temperature. So beside being expensive, जो मेटल रिड्यूस होके बनता है वो फिर उसी कार्बन से रिएक्ट कर कार्बाइड बनाया जाता है। तो यार ये तो बहुत गड़बड़ हुआ ना। तो कार्बन रिडक्शन मेथड हम किसी को पूछे आपसे थियोरेटिकली कि क्या ये मेथड किसी के लिए भी यूज कर सकते होती, व्हाट विल से यस दिस मेथड कैन बी यूज फॉर एनी मेटल। तो क्या हम एक्टिव मेटल्स के लिए कार्बन रिडक्शन यूज करते हैं? बोलोगे नो। क्यों? उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। आपको याद है ना, वो ग्राफ कार्बन वाला नीचे जाता है, मेटल का ऊपर जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर पे वो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव देगा। वो एक तो टेम्परेचर मेंटेन करने में पैसा बहुत खर्च होगा, तो यार इंडस्ट्री को नुकसान हो जाएगा। और दूसरा, उस टेम्परेचर पे जो मेटल बनता है ना वो उसी कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बना देगा। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए हम लोग जो बहुत एक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम, जो बहुत एक्टिव मेटल्स है लाइक सोडियम, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन टेक्निक यूज करेंगे, वो भी पानी में नहीं। जानते हैं क्यों? ये इतना एक्टिव है कि इस सोडियम मेटल का रिडक्शन नहीं हो करके बल्कि H+ का रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम चाहते हैं इसका रिडक्शन न हो, इसलिए हम लोग उसी मेटल के मोल्टेन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा। आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में, जो कि आपको यहाँ पे तो नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा और आपके इलेक्ट्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। राइट? तो इसमें क्या आंसर होगा? मेटल डिस्प्लेसमेंट इन वाटर, नो। कार्बन रिडक्शन इन वाटर, नो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट, नो। मोल्टेन सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस, यस। समझ गए ना आप? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में जब हम करेंगे तो मेटल का रिडक्शन, सोडियम मेटल का रिडक्शन न हो करके H+ का रिडक्शन हो जाएगा और ये घाटा हुआ भाई। चलिए देखते हैं आखिर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ध्यान समझना, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे आइडिया बिल्डअप करो इलेक्ट्रोलिसिस का और ये आपको केमिस्ट्री में कई जगह नंबर दिला जाएगा। एंड आई एम बिट श्योर अगर आप फोकस करते हो तो आज की क्लास आपके लिए संजीवनी साबित होने वाली है। लेट्स एंजॉय द कंटेंट। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके लिसिस मीन्स ब्रेकिंग और यू कैन से केमिकल रिएक्शन कराते हैं हम लोग। और ध्यान से एक सेंटेंस पे आपको ध्यान देना है, इनफैक्ट वर्ड पे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके केमिकल रिएक्शन कराते हैं मतलब इट्स नॉट स्पॉन्टेनियस, वी डू इट।
बाय एक्सटर्नल सोर्स, बाय एक्सटर्नल असिस्टेंस। इट मीन्स ये इस प्रोसेस के डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 नहीं है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से हम सप्लाई करते हैं तो ये रिएक्शन होता है, राइट। तो कैसे करते हैं हम लोग, मैं आपको बताता हूँ। बाकी आपने, मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। हम लोग एक कंटेनर लेते हैं बच्चों। कंटेनर एक ऐसे मेटल का या ऐसे चीज़ों का बना होता है जो कि इटसेल्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करे। ओके, ऐसा नहीं कि हमने उसको लिया रिएक्शन की हेल्प करने के लिए, कंटेन करने के लिए, वो खुद ही रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, फिर हम क्या करते हैं, 2 मेटल के रॉड लेते हैं, 2 मेटल के रॉड लेते हैं एक ही कंटेनर में। इस कंटेनर को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सेल मतलब चेंबर, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेल फॉर चेंबर। ओके, नाउ इसमें से एक के ऊपर रिडक्शन होता है, उसको हम कैथोड बोलेंगे, एक के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम एनोड बोलते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया कि ये अपने से न तो ऑक्सीडेशन होता है न ही रिडक्शन होता है। दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हम जबरदस्ती कराते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख कर आते हैं। ये कैथोड और एनोड अपने मन से नहीं बनते हैं। एक बात मैं आपको वो बोल दूं, ये जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं ना, मेटल के रॉड्स हैं ना, कई बार रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और कभी कभी नहीं होते हैं। जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो इनको हम एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। वो खुद भी रिएक्शन में ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं। और जब इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको इनर्ट मेटल इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। जैसे प्लेटिनम यूज करते हैं हम लोग, बहुत बार आपने देखा होगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ग्रेट। सो सी, कैथोड, अब बड़े नाम से ध्यान समझिए। कैथोड क्या है? कैथोड, थोड़ा मैं आपको संधि विच्छेद से समझाता हूँ, मजा आएगा। कैथोड, कैटायन जिस इलेक्ट्रोड पर आए, मेटल का वह इलेक्ट्रोड, वह रॉड जिसके ऊपर इस सॉल्यूशन में जो भी हमने आयन्स ले रखा है उसका कैटायन, पॉजिटिव पार्ट इकट्ठा हो। कैथोड क्या होता है बच्चों? कैथोड जिस पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन तो हम लोग समझते हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर का रिड्यूस होना, घटना, इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन क्यों होता है? क्योंकि रिडक्शन के लिए इसको हम बैटरी के निगेटिव से जोड़ते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन क्यों होता है? क्योंकि इसको हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। तो मतलब ये हुआ कि वो अपने मन से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा है। इट्स नॉन स्पॉन्टेनियस, ये हम लोग करवाते हैं उसको एनर्जी बाहर से बैटरी से जोड़ करके। सी, तो कई बार यहाँ अब लोग कहते हैं कैथोड नेगेटिव है, वो याद करने कोई चीज़ नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, बट कीप इन योर माइंड कैथोड इज नेगेटिव ओनली इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, नॉट इन केस ऑफ बैटरी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जो बैटरी बनाते हैं, सेल बनाते हैं, their cathode will be positive. So rather than memorizing cathode as a negative electrode, we should remember it as cathode is a electrode where reduction takes place, जहाँ पे रिडक्शन होता है। और एनोड वह इलेक्ट्रोड है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। क्यों? इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सप्लाई कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लेना इज कॉल्ड रिडक्शन। एनोड पॉजिटिव क्यों है? तो भैया ये अपने मन से होता ही नहीं है। ये बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव है, ये बैटरी के निगेटिव से कनेक्टेड है तो निगेटिव है। क्लियर? ये कैथोड हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ द पॉइंट इज दैट, हमको समझना ये है बच्चों कि कैथोड पर कौन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन्स लेते हैं। अब क्या लेंगे ये मैं आपको अभी धीरे धीरे डिस्कस करूँगा। ओके, तो मान लो हमने A+B- का एक्वस सॉल्यूशन ले रखा। एक्वस मतलब वाटर, वाटर मतलब उसमें H+ और OH- आयन्स भी हैं। तो कैथोड पर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, वेरी ऑब्वियसली, वेरी नेचुरली जितने भी पॉजिटिव आयन्स होंगे, क्या बोलते हैं उनको हम लोग? कैटायन, वो सभी यहाँ भागे आएगा।
वो खुद क्या है भाई, पॉजिटिव। क्या चाहिए उसको, कह रहा भैया हमको निगेटिव चाहिए, यहाँ भाग के आ जाएगा। कौन भाग के आया यहाँ पर, A प्लस और H प्लस। तो बहुत आसानी समझो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया आपने और दो मेटल के रॉड लिए, एक को कैथोड एक को एनोड। अपने से कैथोड एनोड नहीं हुआ, जिसको बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट किया वो कैथोड हो गया, क्योंकि उसको हम इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। ये सब करा कौन रहा है, बैटरी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, ये एनर्जी देने काम कौन कर रहा है, बैटरी। तो बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट किया तो कैथोड इज निगेटिव, पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो एनोड इज पॉजिटिव। नाउ सी, कैथोड पे कौन जाएगा, जितने भी पॉजिटिव इसमें है सब यहाँ चला जाएगा। तो कहा गया है, कर भैया मेरा रिडक्शन करो, मेरा रिडक्शन करो। तो पूछे कैथोड क्या है, तो एक लाइन में बोलोगे कैथोड वह इलेक्ट्रोड है जहाँ पर रिडक्शन होता है। निगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड निगेटिव होता है, वहीं बैटरी जब बनाते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गैल्वेनिक सेल वगैरह, वहाँ कैथोड पॉजिटिव आता है। रेदर देन हैविंग इन माइंड दैट कैथोड इज पॉजिटिव, वी शुड हैव इन आवर माइंड दैट कैथोड इज अ इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। ना अब इन दोनों में रिडक्शन के लिए खून खराबा शुरू। हर जगह कंपटीशन है यार, समझ रहे हो, जहाँ भी संख्या कम लोग ज़्यादा, वहाँ कंपटीशन, वहाँ पे कंपटीशन पैदा हो गया। जैसे भाई हमारे यहाँ इंजीनियरिंग मेडिकल में जाने के लिए इतना कंपटीशन क्यों है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, कॉलेजेस कम है, इसलिए इतनी फाइट है, वेरी ऑब्वियसली। यस, सो सी, तो इन दोनों में हुआ फाइट। ये कह रहा है कि मेरा रिडक्शन होगा, ये कह रहा है कि मेरा रिडक्शन होगा। अब कंपटीशन में कौन जीतता है, जो हीरो होता है, जो ताकतवर होता है। इन दोनों में जिसके रिड्यूज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो रिड्यूज हो जाएगा, दूसरे को छोड़ देगा। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो रिड्यूज हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे ना कि सर कैसे जाने हम, क्या हम सब याद करेंगे? अरे नहीं, हमारे सिलेबस में जो है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपके लिए नोट करके लाया हूँ, उनको आपको याद करना होगा। And this is very, very, very important, not only for the metallurgy, but also for electrochemistry, और also for different, contents. आपको और कई जगह काम आएगा। तो जितना मैं आपके लिए लेके आया उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और यू कैन से आपको याद करना पड़ेगा। तो इन दोनों में होगा मार पिटाई, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा। ये कहेगा भैया मेरा रिडक्शन पहले करो, ये कहेगा मेरा रिडक्शन पहले करो। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं हम लोग ई नॉट रिडक्शन। EMF वोल्टेज ज़्यादा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? बैटरी। तो मान लीजिए इसका है तो ये इलेक्ट्रॉन को लिया और A बन जाएगा। H+ बेचारा सॉल्यूशन में वैसे पड़ा रह जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? बहुत बढ़िया। वैसे ही बच्चों अगर हम एनोड की बात करते हैं, अगर मैं एनोड की बात करता हूँ तो जब कैथोड पढ़ाने के बाद एनोड बच्चे खुद ही समझ जाते हैं। कहें सर यहाँ मैं समझ गया, क्या कहें एनोड कैसा होगा? कहें पॉजिटिव, कहें क्यों? कहें बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है, क्या होगा? कहें ऑक्सीडेशन। यहाँ पर तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होगा। कहें यहाँ पर कौन आएगा? कहें यहाँ पे सारे अनायॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे। सपोज कि इसमें B- OH-, कहें दोनों यहाँ पे इकट्ठा हो गए, B- OH-। क्यों इकट्ठा हुए? कहें सर ऑक्सीडेशन के लिए। नहीं, एक बात अच्छे समझ लो तो दूसरी बात अपने आप उससे डराइव हो जाती है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए B- और OH, तो ये दोनों इकट्ठा हो गए कि हमारा ऑक्सीडेशन करिए, हमारा ऑक्सीडेशन करिए। इन दोनों में जिसके ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी, जिसके ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सपोज करिए OH- का ज़्यादा है और ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। ये 2OH- क्या बन जाएगा? H2O + ½ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये सॉल्यूशन में वैसे के वैसे पड़ा रह गया। तो इसका ऑक्सीडेशन मैंने नहीं कराया, इसकी ऑक्सीडेशन होने की खुद ही टेंडेंसी ज़्यादा है। आप यूँ समझिए क्लास में हम सारे बच्चों को बराबर पढ़ाते हैं, बट जिस बच्चे खुद ही टेंडेंसी ज़्यादा है वो क्लिक कर जाता है। सो वी आर जस्ट फैसिलिटेटिंग, वी मीन्स बैटरी, ये बैटरी जस्ट फैसिलिटेटिंग। इसमें जिसका ऑक्सीडाइज होने टेंडेंसी ज़्यादा है उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसके रिडक्शन टेंडेंसी ज़्यादा है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, बाकी सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा। नाउ अब देखो बच्चों, सॉल्यूशन में क्या पड़ा रह गया? सॉल्यूशन में
हमने देखा था H+ बच गया था और हमने देखा यहाँ पर B- बच गया है। तो पहले जो सॉल्यूशन न्यूट्रल था, पहले जिसमें जितना H+ था उतना OH- था, नाउ हम देख इस सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो इन सॉल्यूशन का pH लगातार घटते चला जाएगा बिकॉज सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इसका pH घटता चला जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक होता चला जाएगा। कैसे, जैसे जैसे रिएक्शन होते चला जाएगा। पहले H+ OH- बराबर था और सिंस OH- हम कंज्यूम करते चले गए, इट्स बिकॉज OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो सोल्यूशन में H+ बच गया और ये एसिडिक होता चला जाएगा। अगर हम OH- कंज्यूम कर लेते सोल्यूशन, अगर हम H+ कंज्यूम कर लेते तो सोल्यूशन बेसिक होता चला जाता और pH की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो हियर इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम 2-3 चीज़ जानना जरूरी है। हम जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सोल्यूशन लेते हैं। भाई हम चाहते हैं कि कई बार ऐसे स्कूलों में होता है ना, तो क्या होता है कि कोई प्रबंधक साहब चाह रहे हैं विद्यालय के कि उनका बेटा स्कूल में टॉप करे, प्रबंधक साहब चाहते हैं, समझ रहे हो आप। अब टीचर तो सब चाहते हैं कि मेरे मतलब उनके सारे लोग उनके बच्चे बराबर होते हैं। टीचर खुद अपने बच्चे को बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट करता है, मतलब ये तो जैसे कोई क्लास में आता है ना तो भावना अपने आप आ ही जाती है कि हमारे लिए सारे बच्चे इक्वल हैं। लेकिन प्रबंधक साहब की इच्छा है तो क्या करेंगे, या तो उनका बच्चा पढ़ने में सबसे तेज हो जाए, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो जाए, सबसे पहले रिड्यूस कर जाए, या फिर उस स्कूल में और उस क्लास में अपने बच्चे से तेज किसी का एडमिशन ही न ले, जो तेज वाले सबको भगा दिया जाए ताकि वो टॉप कर जाए। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मान लो कि H+ का रिडक्शन हो जाए। सपोज हम क्या करेंगे, जो भी कटायन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल H+ से ज़्यादा होगा उसको इस सोल्यूशन में लो ही मत ना, काट दो उसको। अगर उसको लोगे आप तो H+ का रिडक्शन नहीं होगा। तो हम सोल्यूशन कैसा बनाएंगे डिपेंड करता है हम किसका रिडक्शन चाहते हैं, जानते हैं। इसलिए मैं कहा था कि जो एक्टिव मेटल्स हैं उनका हम एक्वस सोल्यूशन नहीं लेते। क्यों, नहीं तो H+ का रिडक्शन हो जाएगा, मेटलवा बच जाएगा। हम चाहते क्या है कि मेटल का रिडक्शन हो, ठीक है। तो हमें एक तो ये देख लिया हमने कि सॉल्यूशन हम कैसे लेते हैं। दूसरा हमसे पूछा जाता है कैथोड पे क्या होगा, क्या मिलेगा। जैसे इस केस में कैथोड पर A मिला, एनोड पे क्या मिलेगा, हम कहते हैं एनोड पे यहाँ ऑक्सीजन गैस मिली। क्या सॉल्यूशन है, क्या होगा, क्या सॉल्यूशन के pH की वैल्यू घटती चली जा रही है, सॉल्यूशन में एसिडिटी बढ़ते चला जा रहा है। क्लियर। नाउ अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर बहुत सारे आयन्स हों तो हमारे सिलेबस में जो आयन हैं उनमें किसका पहले रिडक्शन होगा और किसका पहले ऑक्सीडेशन होगा। तो लेट्स सी, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमंग कटायंस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, जो कटायन हमारे सिलेबस में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों, राइट। तो उनमें से सबसे पहले रिडक्शन होता है Ag+ का। ये आपको ध्यान से इसको नोट कर लेना है और मेरा मानना है कि आपको 4 नंबर तो कंपटीशन में दे के ही जाएगा, राइट। तो सबसे पहले रिडक्शन होगा, तो सबसे पहले रिडक्शन होगा Ag+ का, फिर Hg2+ का, फिर Cu2+ का, फिर H+ का, फिर Iron3+ का। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अगर अपने सपोज करिए अगर अपने सोडियम प्लस और H+ को लेते हैं, मतलब अगर मैं Na+ का एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं और इसका मैं करूं रिडक्शन या करूं इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत ध्यान से समझना है आपको। इसका मैंने किया इलेक्ट्रोलिसिस, तो Na+ और H+ में H+ का ही रिडक्शन हो जाएगा। Na+ बेचारा सॉल्यूशन में वैसे पड़ा रह जाएगा। इसलिए अगर हम Na+ से Na चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो हमें एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम Na को पिघला देते हैं, हमें लिक्विड तो लेना पड़ेगा, तो Na+ को लिक्विड स्टेट में ले लेते हैं। तो कहते हैं कि किसका एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर वो मेटल मिलेगा। ध्यान समझिए, ये जो मेटल्स हैं कौन कौन से, ये जो मेटल्स हैं Ag+, Hg2+, Copper2+, अगर इसको और H+ को एक साथ लिया जाए तो इन्हीं का पहले रिडक्शन होगा, H+ का नहीं होगा। इसलिए सिल्वर, मर्क्यूरिक एंड क्यूप्रिक, इनका रिडक्शन हम एक्वस सॉल्यूशन में कर सकते हैं, जबकि फेरिक,
जिंक 2+, एल्युमिनियम 3+, मैग्नीशियम, इन सभी का हम एक्वस सोल्यूशन यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। नाउ एनायन से बच्चों आप देख सकते हो सबसे पहले I- का ऑक्सीडेशन होगा, बट ओबियस है जिसकी इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मजाक नहीं है, आसान नहीं है। F- से इलेक्ट्रॉन निकालना इट्स नॉट द कप ऑफ टी, इतना आसान नहीं है। तो सब देखो F- का ऑक्सीडेशन आसान नहीं है, उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, जबकि I- से कर सकते हैं। सो वी कैन सी हियर I-, Br-, Cl-, एंड इन तीनों के बाद OH- आया है। इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज इट, टू क्रैम इट, नाइट्रेट, सल्फेट एंड फ्लोराइड। ओके, सो अगर हमसे कोई कहे कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट। अगेन सारे कटायन को कैथोड पर, सारे एनायन को एनोड पर। कटायंस में कंपटीशन, जिस कटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब इधर रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है तो जिसका ज़्यादा होगा सबसे पहले उसका रिडक्शन होगा। जिस एनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन होगा। सोल्यूशन में अगर एक्वस लेते हैं तो H+ OH- बराबर होगा। अगर OH- कंज्यूम हो रहा है एसिडिक होगा, pH घटेगा। H+ कंज्यूम हो रहा है तो बेसिक हो जाएगा, pH बढ़ जाएगा। दोनों इक्वली कंज्यूम हो रहे हैं, सोल्यूशन जैसे पहले था वैसे बाद में भी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए आप लोग, बिकॉज बिना क्वेश्चन किए थ्योरी का मज़ा नहीं है। और ऐसे सवाल सिर्फ मेटलर्जी में नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछे जाते हैं। और मैं लेक्चर जो आज का डिजाइन किया उसका मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पढ़ाऊँ मैं। रिडक्शन में भी यूज़ करते हैं, रिफाइनिंग में भी यूज़ करते हैं, तो वी शुड नो द बेसिक आइडिया बिहाइंड दैट। ओके, सो दिस इज प्रॉब्लम बच्चों। फाइंड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एट कैथोड एंड एनोड ऑफ NaCl एक्वस एंड CaCl2 लिक्विड। सी, इन दोनों को मिला करके हमने एक कंटेनर में डाल दिया। एक कंटेनर में हम लोगों ने इन दोनों को मिलाकर डाल दिया। अब हम इनका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। आपको बताना है कैथोड और एनोड पर हमें क्या मिलेगा। टाइम है आपके पास 45 सेकेंड्स का। जो इसके जस्ट पहले मैंने ऑर्डर लिखाया उसका ध्यान रखिए और फटाका आंसर करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी को आंसर करना बहुत ज़रूरी है, तभी मालूम चलेगा कि आप इसको रियली कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो। दोस्त आपको ये बताना है कि कैथोड पर क्या अल्टीमेटली मिलेगा आफ्टर रिडक्शन, एनोड पर अल्टीमेटली क्या मिलेगा आफ्टर ऑक्सीडेशन। कोशिश करना है, गलतियां भले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोशिश करने वालों की अल्टीमेटली हार नहीं होती। 3, 2, 1 टाइम ओवर। सो आई होप आप सभी लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा। तो हम कहेंगे कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड सारे कटायंस को ले आते हैं हम लोग, Na+, नो एक्वस सोल्यूशन, सो H+ एंड कैल्शियम 2+, है ना। मुझे तो वैसे याद है, आपको भी दीदी याद जाएगा। और क्वेश्चन ट्राई करने से भी डेटा या फैक्ट्स एंड फिगर दिमाग में चले जाते हैं। मुझे पता है कि इन तीनों में हीरो कौन है, H+, ये दोनों नीचे रह जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, आप पीछे देख लो। Na+ देखो आप यहाँ पे, कैल्शियम +2 उसके बगल में है, H+ यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली H+ का रिडक्शन होगा, राइट। तो H+ एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये बन गया हाफ H2 गैस। तो हम क्या बोलेंगे, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। व्हाट वी विल से, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नाउ लेट्स डिस्कस फॉर द एनोड। एट एनोड, एनोड पे सारे एनायंस इकट्ठा हो जाएंगे, Cl- और OH-, Cl- और OH-। पीछे हमने देखा कि Cl- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है OH- की तुलना में। सो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl- का। तो Cl- ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलता है, Cl- बन जाएगा हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो भैया कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एनोड पर क्लोरीन गैस निकलेगी। मतलब हमने इन सभी का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो Na+ का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुआ, इसमें OH- का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुआ, कैल्शियम का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुआ। ओके,
और Cl माइनस का तो H प्लस का रिडक्शन हुआ और Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ। सॉल्यूशन में OH माइनस एक्स्ट्रा बच जाएगा, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, सॉल्यूशन के pH की वैल्यू धकाधक बढ़ती चली जाएगी। मज़ा आया होगा आपको? चलिए बहुत बढ़िया, और क्वेश्चन ट्राई कर देखते हैं हम लोग। फाइंड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड ऑफ Al2O3 means alumina. See here, liquid, it's not aqueous solution. Calcium fluoride, Na3AlF6. So आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए 60 सेकेंड्स में। ये इट्स नॉट अबाउट द मेटलर्जी, इट्स अबाउट योर आइडिया, आपका जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो इससे मतलब है, और ये आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा। तो झोंक दो अपने आप को, 60 सेकेंड्स में सभी को आंसर करना। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोशिश जरूर करनी चाहिए। गलतियां भी वही करते हैं जो कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली सीख जाते हैं। इसलिए सवाल बनाने में गलत होने से डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये सोच के नहीं कर पाते कि गलत हो जाएगा तो, और कर भी नहीं पाते, इसलिए कोशिश जरूर करना चाहिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। उम्मीद है आपने कोशिश किया होगा, किया है ना? बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं हम लोग। हमको पता है कैथोड पे क्या होगा। कैथोड पर सारे कटायंस इकट्ठा हो जाएंगे। कौन कौन से हैं यहाँ पे? भाई हमने पानी तो लिया नहीं, तो H प्लस का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। एल्युमिनियम 3+, कैल्शियम 2+, सोडियम प्लस। अब इनमें रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? ये सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं, डिशुम डिशुम, किसका ज़्यादा होगा पता है ना आपको? एल्युमिनियम 3+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये दोनों ज़्यादा एक्टिव मेटल्स हैं। हमने देखा सोडियम प्लस का रिडक्शन ज़्यादा होता है, फिर कैल्शियम 2+ का, है ना? अगर आपको ध्यान तो कोई इस तरह से याद हो जाएगा। अब पता है जो क्वेश्चन हम ट्राई करवा रहे हैं ना, तो वही एग्जाम में आते हैं। वाह, देखो सोडियम प्लस यहाँ पे है, कैल्शियम 2+ यहाँ पे और एल्युमिनियम 3+ यहाँ पर है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जो जितना एक्टिव मेटल होगा ना उतना उधर चला जाएगा। बट यू शुड नो ऑल देयर आर सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी, उनका हाइड्रेशन एनर्जी और भी लैटिस एनर्जी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो इट्स मोर और लेस डिपेंड ऑन दैट बट नॉट एग्जैक्टली। तो बच्चों एल्युमिनियम 3+ का मेटलिक कैरेक्टर इन दोनों से कम होता है, मतलब रिडक्शन का चांस उसका ज़्यादा है। तो एल्युमिनियम 3+ का रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया और एल्युमिनियम हमको मिल गया। हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो है कैथोड पर हमको एल्युमिनियम मेटल मिल जाएगा। लेट्स डिस्कस अबाउट द एनोड। एनोड पर क्या होगा? ऑब्वियसली एनोड पर क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होगा। इसका एनायंस का कौन कौन से हैं? ऑक्साइड है, फ्लोराइड है। बस अब यार ये तो सबको पता है। अब ये कितना मज़ेदार बात है ना। डिस्सन का ही फायदा होता है। डिस्सन में किसी चीज़ पे हम बहुत जोर देते हैं। केमिस्ट्री में ना पेपर आउट होता है। भाई पैरासीटामोल टेम्परेचर डाउन करता है तो करता है यार, आपको पता होना चाहिए करता है। अब उसका भाई लैलासीटामोल नहीं आएगा। यू शुड नो अबाउट इट, अगर हम चाहते हैं एंटीपायरेटिक तो वी हैव टू टेक पैरासीटामोल। तो भाई हमको पता है कि हमने डिस्कस किया हुआ है आपसे क्लास में अभी कि F- का ऑक्सीडेशन कराना बच्चों का खेल नहीं है। बस ठीक है, हमको याद है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये बन जाएगा हाफ O2 गैस एंड +2 इलेक्ट्रॉन। तो कहें बताओ इसमें क्या होगा? हम कहें भाई इसमें कैथोड पे एल्युमिनियम मिलेगा और एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। सो ईजी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा और बहुत मज़ा आ रहा होगा। मैं जब पढ़ता था तो मुझे ऐसे क्लियर कट कॉन्सेप्ट कई चीज़ों में नहीं मिलता था और इस वजह से उसको बार बार रटते थे। बट एक बार अगर समझ जाते हैं तो फिर जहाँ कहीं भी बात होती है तो हम उसी लाइन ऑफ थॉट, उसी एंगल ऑफ व्यू से देखते हैं और समझ जाते हैं। होप सो आपको फ़ायदा होगा। नाउ लेट्स सी, इट्स ब्यूटीफुल। इसी के ऊपर बच्चों
क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया तो एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सा एग्जाम्पल तो बनता है। ये एग्जाम्पल है हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस। अमेरिका के दो साइंटिस्ट लोग हैं, मुझे लगता है कि ये घटना 1886 की है, 1886 की, 85-86 में। वो एल्युमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका में काम करते थे, ALCOA, एल्युमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका में काम करते थे, जो एल्युमिनियम की बहुत बड़ी कंपनी है, उन दिनों भी थी और आज भी है। एल्युमिनियम के रिसोर्स भंडार जो हैं अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। अमेरिका तो मतलब इन ऑल डिमेंशंस वर्ल्ड का एक बहुत ही सुपर पावर है, नेचुरली भी वो उसके लिए वहाँ बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। बाय द वे, हॉल हेरोल्ड दो वैज्ञानिक हैं, इन लोगों ने टेक्निक डेवलप किया, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि एल्युमिनियम अब क्या हुआ ना, हमको किस रूप में मिलता है ये Al2O3, ये क्या है, ओर, अशुद्ध ओर मिलता है। इसमें सिलिका, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, इल्मेनाइट, बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं। तो आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल दोज मेटलर्जिकल ऑपरेशंस लाइक पहले हमने ओर को शुद्ध किया, है ना, इनरिचमेंट बेनिफिकेशन ऑफ ओर, देन फिर हम लोगों ने याद है ना आपको, बेयर्स प्रोसेस यूज़ करते हैं इस केस में, इस सरपेक्स प्रोसेस यूज़ करते हैं इसमें हॉल प्रोसेस यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है इम्प्यूरिटीज़ क्या है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता ही रहता है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको। ये सब कुछ करने के बाद हमको Al2O3 शुद्ध मिल गया। अब इसमें से हमको एल्युमिनियम निकालना है, तो हॉल हेरोल्ड साहब ने अपनी इस कंपनी के लिए टेक्निक डेवलप किया, और वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड था, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। और ये इतनी एक शानदार टेक्निक है बच्चों, पता है आपको, एक्वस सोल्यूशन ले सकते हैं क्या आप? नहीं। क्यों? एल्युमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल H+ से कम होता है। एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो पानी रिड्यूस होता रहेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, एल्युमिनियम बीच में ही पड़ा रह जाएगा, आपको मिल ही नहीं पाएगा। और आजकल तो एल्युमिनियम का कितना यूज है यार, तो हमें एल्युमिनियम चाहिए भाई, हाइड्रोजन गैस नहीं चाहिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को Al2O3 का नॉन एक्वस उसको पिघला के लिक्विड बनाना पड़ेगा, उसका मोल्टेन सोल्यूशन लेना पड़ेगा। जानते हैं उसको पिघलाने में बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है, मुझे याद है 2072 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 2072 डिग्री सेंटीग्रेड Al2O3 को पिघलाने के लिए इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। और जानते हो आप, इतना टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत पैसा खर्च होगा और एल्युमिनियम बहुत महंगा हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग चलाया, क्या किया जाए। तो अब अपने साथ सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कि अगर सॉलिड्स में इम्प्यूरिटी आती है ना, तो वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, तो इसको पिघलाने के लिए कम ताकत लगानी पड़ती है, आराम से पिघल जाता है वो। तो जानते हैं ये बात तो अशुद्धि के रूप में आया कि अगर सॉलिड्स में इम्प्यूरिटीज आ जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। वैज्ञानिकों ने, इन लोगों ने जानबूझ के उसमें इम्प्यूरिटी मिलाई ताकि उसको 2072 न देना पड़े। और ऐसी अशुद्धि नहीं मिलाई, मतलब घर में किसी नौकर को बुलाओ या किसी मेड को, किसी हेल्पर को घर में हेल्प करे और वो आगे घर में सब में लड़ाई लगवा दिया, ऐसा नहीं। ऐसी इम्प्यूरिटी लेके आए हम लोग जो कि Al2O3 के रिडक्शन में इंटरफियर ना करे। ऐसा नहीं कि एल्युमिनियम रुको पहले मुझे रिड्यूस होने दो, ऐसा नहीं। तो इसलिए चूज किया गया बच्चों, और एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, Al2O3 सॉलिड को पिघलाना पड़ेगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं ले सकते, नहीं तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। मैं कैल्शियम फ्लोराइड फ्लोरसपार मिलाया, मैं Na3AlF6 क्रायोलाइट मिलाया, क्या बोलते हैं इसको, क्रायोलाइट मिलाया। ओके, इन दोनों को मिलाया। जानते हैं क्यों? ऑब्वियसली इन दोनों के मिलाने से सब इम्प्यूरिटी हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो कि 2072 डिग्री सेंटीग्रेड था से घट के 940 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है। पता है, बहुत ज़्यादा दुनिया कल्याण हो गया। एक एल्युमिनियम जिसको बनाने में बहुत पैसा खर्च होता, अब वो आसान हो गया, कम पैसे में हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें आपको पता है कि हम लोग बैटरी की हेल्प से करंट पास करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। ये जानते हैं आयोन्स हैं, सब ये सारे आयोन्स हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट, ये कंडक्टिंग स्पीसीज हैं। तो
इनकी वजह से इसका इस सॉल्यूशन जो बनेगा, यहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा उसका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो भाई हॉल हेरोल्ड साहब ने 1885-86 में एल्युमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका के लिए एक तरीका बनाया, इलेक्ट्रोलिटिक तरीका, जिससे हम लोग एल्युमिनियम को रिड्यूस करके प्राप्त करने वाले हैं। नो तो मैं आपको बताया कि Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट ओरिजिनली ज़्यादा है, इसमें हमने इन दोनों को मिलाया। ध्यान रखिएगा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, दो वजहों से मिलाया। पहला, ये मेल्टिंग पॉइंट कम करेगा बाई बीइंग प्रेजेंट इन सॉलिड एज ए इम्प्योरिटी, कॉजेज मोर डिफेक्ट, enhance void percentage and therefore decreases the melting point। दूसरा है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, तो जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर रहे हैं उसको सपोर्ट मिलता है। इसमें ध्यान रखना आपको, कैथोड एज ए स्टील का चैम्बर किनारे, देखो ये आप स्टील का चैम्बर है किनारे किनारे, ये जो है स्टील का चैम्बर है, कैथोड का है ना, तो ये कैथोड की तरह काम करता है, राइट। बाहर तो आयरन का ये बाउंड्री दिया गया है, बीच में स्टील का चैम्बर है, कार्बन की लाइनिंग है उसकी, वो जो है जब कैथोड काम करता है, और ये जो है एनोड की तरह काम करता है। दिस वन, ये कार्बन है, कार्बन, ओके, ये एनोड की तरह काम कर रहा है, ओके। सो ये आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों, ये आयरन की बाहर बाउंड्री है, बीच में ये स्टील का प्लेट लगाया गया है, स्टील का प्लेट जो है कैथोड की तरह काम करता है, और ये कार्बन का रॉड इंसर्ट किया गया है सॉल्यूशन में, डिप किया गया है, ये एनोड की तरह काम करता है और ये कैथोड की तरह। अब कोई एनोड और कैथोड कैसे बनता है? एनोड और कैथोड बनता है, उसको बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। यहाँ ऑक्सीडेशन होना है, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, रिडक्शन होना है, बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर दें। इट्स वेरी इजी। नाउ आप ध्यान समझिए इसको, ये Na3Al, मैंने कहा ना, फिर से बोल देता हूँ, Al2O3 को हमने सॉलिड को, इसमें हमने NaF और AlF3 मिलाया, यही 3:1 में मिलाते हैं तो क्रायोलाइट हो जाता है, और इसमें CaF2 फ्लोरेस्पार मिलाते हैं, राइट। ये हमने मिलाया, बन गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट। 950 डिग्री सेंटीग्रेड 940 के आसपास पिघल जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया उसका। अब रिएक्शन कराएंगे तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ओके, अब ऑक्सीडेशन किसका होना है? रिडक्शन। हम इसमें से आसानी समझ सकते हैं, आप गौर से देखो बच्चों, इसमें हमने कोई भी ऐसा मेटल नहीं लिया। अगर हम H+ ले लेते तो एल्युमिनियम मिल नहीं पाता। हम लोगों ने जानबूझ करके ऐसे मेटल्स लिए। किसको लिया? सोडियम। किसको लिया? कैल्शियम, जो कि एल्युमिनियम के रिडक्शन को इंटरफियर ना करें। तो कैथोड पे रिडक्शन होगा किसका? एल्युमिनियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और एल्युमिनियम हमको मिल जाएगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। और इस एल्युमिनियम जो मिलता है इसका जो डेंसिटी होता है 2.3 ग्राम पर ml, ये इसकी डेंसिटी होती है। और जो इलेक्ट्रोलाइट ये बना है ना, इसकी डेंसिटी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इम्प्यूरिटीज ऐड ऑन होता है वो वॉइड स्पेस को बढ़ाया होता है ना। मेरी हर एक बात को सुनोगे तो बड़ा अच्छा आइडिया बनेगा आपका। ये वॉइड स्पेस को बढ़ा देगा तो इसकी डेंसिटी होती है 2.1 ग्राम पर ml। 2.1 ग्राम पर ml, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, तो एल्युमिनियम मेटल नीचे यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। कौन? एल्युमिनियम। और एनोड पे क्या होगा? ये जो ऑक्साइड है ना, हम जानते हैं फ्लोराइड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन का होगा। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये जो ऑक्साइड है ना O-2, इसका ऑक्सीडेशन होगा हाफ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये हाफ O2 गैस हमको मिल जाएगी। और यहाँ क्या है? कार्बन। कार्बन एज ए एनोड ऊपर है। ये जो O2 गैस निकलती है ना, ये जो O2 गैस निकलती है ना, ये O2 गैस कार्बन जो एनोड के रूप में लिया से रिएक्ट कर जाती है और CO और CO2 दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है। कहते हैं कार्बन का, कहीं इस प्रोसेस में कुल मिला के देखा जाए तो एल्युमिनियम का रिडक्शन हुआ और कार्बन का ऑक्सीडेशन, और हमें एल्युमिनियम, इसको इन जनरल अपने ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं।
बट ये कार्बन जो है CO और CO2 दोनों बनाता है, और अगर दोनों को इक्वल लिया जाए तो कहते हैं कि 1 किलोग्राम 1 kg एल्युमिनियम बनाने में ½ kg कार्बन कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है तो धीरे धीरे रिएक्शन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फाइनली मैं एक बार आपको पूरी तरह इसको फिर से रिपीट मार दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चूँकि एल्युमिनियम भारी है, उसका डेंसिटी 2.3 ग्राम पर ml है, विच इज़ लेसर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ 2.1 ग्राम पर ml। सो एल्युमिनियम नीचे रहेगा और यहाँ से बाहर निकल जाता है। मज़ेदार बताऊँ आपको, ये एल्युमिनियम 99.5% से 99.8% तक शुद्ध होता है, प्योर होता है। तो मोस्ट ऑफ द पर्पजेज़ के लिए डायरेक्टली यहाँ से यूज कर लेते हैं, इसको फर्दर रिफाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वंडरफुल, अमेजिंग। और ये तरीका ऐसे यूज कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हुआ, ये हमारा एक कंटेनर, किसका कंटेनर है ये, आयरन का, उसके अंदर यहाँ स्टील का, ये स्टील का हमने कैथोड बनाया, और यहाँ पर हमने कार्बन को डिप कर दिया सॉल्यूशन में। ये इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ये हो गया हमारा एनोड। ये हमारा बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट किया, ये हमारा कैथोड। और ये इलेक्ट्रोलाइट लिया, यहाँ पे हम लोग एक ओरिफिस बनाए रहते हैं, जो छेद रहता है, जो कि इस तरह से होता है, ऐसा। जब हम चाहते हैं तो एल्युमिनियम यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसको ओपन करते हैं तो एल्युमिनियम नीचे क्यों होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ गॉसिप इससे रिलेटेड मैंने बताया आपको। गॉसिप इसका क्या है कि 1 kg एल्युमिनियम बनाने में ½ kg कार्बन का कंजम्पशन होता है। वी कैन इजीली कैलकुलेट इट, एल्युमिनियम 3+3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एल्युमिनियम, है ना। मतलब 1 एल्युमिनियम बनाने में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। नाउ कार्बन को हम अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, कार्बन प्लस O2 माइनस इज इक्वल टू CO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड कार्बन प्लस 2O2 माइनस इज इक्वल टू CO2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम देखते हैं बच्चों, तो अगर मैंने जैसा आपसे कहा कि ऑक्सीडेशन में कार्बन CO भी बन सकता है और CO2 भी बन सकता है। अगर कार्बन CO बना तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, CO2 बना तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इन दोनों को जोड़ दिया है तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इन दोनों का इक्वल, मान लें हम कि CO और CO2 का इक्वल मोल मिलता है, तो 6 मोल्स इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो 2 मोल एल्युमिनियम बनेगा। मतलब 2 कार्बन लगे, 12 दूनी 24 ग्राम अगर कार्बन कंज्यूम हुआ, ये 27 दूनी 54 ग्राम हमको एल्युमिनियम मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली डबल है ये। इसलिए कहते हैं कि 1 किलोग्राम एल्युमिनियम बनाने में ½ किलोग्राम कार्बन का कंजम्पशन होता है, और हम बार बार उसको रिप्लेस कर देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेटलर्जी पूरी तरह समझ में आ गया। लास्ट में रिफाइनिंग प्रोसेस है, जिसमें लोग डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करते हैं। जो मेटल रिड्यूस हमको मिला है, इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ अभी बची रह जाती हैं, तो उनको फर्दर हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज़ करके जो ऐसे अशुद्धियाँ बची रह गई जो कि निकल ही नहीं रही है, हम क्या निकलो तो निकल ही नहीं रही है। हमने केमिकल मेथड यूज़ कर लिया, हमने फिजिकल मेथड यूज़ कर लिया, वो निकल नहीं रही है। उसको निकालने के लिए हम लोग कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बेस्ड ऑन difference in properties of metal and impurities. These techniques are distillation, liquefaction, zone refining, vapor phase refining, chromatography, है ना। ये बहुत सारे टेक्निक्स हैं, या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इन टेक्निक से हम लोग उस मेटल को और ज़्यादा शुद्ध करते हैं जितना हमको चाहिए होता है। ध्यान रखिएगा, 100% प्योर दुनिया में कोई चीज़ कभी नहीं होती है। बस हमको जैसी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग और शुद्ध करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन ट्राई किया जाए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स रिगार्डिंग क्रायोलाइट इन हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। इनमें से कौन सी बात गलत है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में। टाइम है आपके पास 30 सेकेंड्स का। लास्ट क्वेश्चन, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी लोग फटाफट आंसर करो, ऐसे वाले एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फॉल्स रिगार्डिंग क्रायोलाइट इन हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। क्रायोलाइट क्या करता है? लास्ट 5, 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर। मुझे उम्मीद है आपने आंसर कर दिया होगा। आई स्ट्रांगली बिलीव यू नो हमको पता है कि Na3Lf6 मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करता है, डेंसिटी कम लेस डेंस, क्रायोलाइट की वजह से डेंसिटी घट जाती है, पता है ना हम लोगों को। वो ऊपर इसलिए रहता है और एल्यूमिनियम इसलिए रहता है, लेस डेंस कर देता है। डिक्रीजेस कंडक्टिविटी, ये बात गलत है। डिजोल्व एल्यूमिना एज वेल, बिल्कुल सही है। ये एल्यूमिना को अच्छी तरह घोल लेता है अपने में, तभी तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बन पाता है। तो Na3Lf6 कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, यहाँ लिखा है घटाता है, गलत। मेल्टिंग पॉइंट को घटाता है, डेंसिटी को घटाता है ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट ऊपर रहे, प्योर मेटल नीचे रहे। उसकी डेंसिटी होती है 2.1 ग्राम पर ml और मेटल की होती है 2.3, और वो Al2O3 को अपने में अच्छे से घोल लेता है ताकि वो रियल इलेक्ट्रोलाइट हमको मिलके प्राप्त हो सके। ओके, सो हमारा आंसर क्या? ऐसे सवाल जब भी पूछे जाए ना, क्या पूछा गया? विच द फॉलोइंग आर फॉल्स। तो फॉल्स को ऐसे आप गोला मार लो ताकि गलती आपसे हो ही ना। आपने क्लिक कर दिया कौन गलत कौन सही, पूछा गया गलत कौन है, तो आंसर इज सी। सो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। मेटलर्जी क्रैश कोर्स की तरह से मैंने फिनिश किया और आपके अंदर आइडिया दिया। अब इसके बाद अगर आप क्वेश्चन ट्राई करते हो या कुछ नई चीज़ों को भी पढ़ते हो, तो नाउ यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आई बिलीव दिस, बट फॉर दैट यू शुड नो दिस ये जो लेक्चर्स पढ़ाया मैंने, इसको अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अपनी एनर्जी को ऐसे बनाए रखिए। थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।